पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब चूचक बेगम ने मुनीम खां के पुत्र गनी खां को काबुल से निकालकर काबुल पर अधिकार कर लिया तो अकबर ने मुनीम खां को काबुल पर आक्रमण करने भेजा। दुर्भाग्य से अन्य अमीरों द्वारा सेनाएं लेकर आने में विलंब कर देने से मुनीम खां चूचक बेगम की सेना से हार गया। पराजय की लज्जा के कारण मुनीम खां बादशाह अकबर को अपना मुंह नहीं दिखाना चाहता था, किंतु अकबर ने मुनीम खां को आगरा बुला लिया। उन्हीं दिनों शाह अबुल मुवाली मक्का से लौटकर जालौर एवं नागौर होता हुआ नारनौल की तरफ आया। यह वही शाह अबुल मुवाली था जिसने कालानूर में अकबर से बराबरी का दावा किया था और जिसे बैराम खां ने कालानूर के शिविर में बंदी बनाकर लाहौर भेज दिया था। बाद में उसे अलवर के किले में बंद कर दिया गया था, किंतु वह वहां से मुक्त होकर मक्का चला गया था। जब शाह अबुल मुवाली जालौर पहुंचा तो वहां उसकी भेंट मिर्जा शरफुद्दीन हुसैन से हुई। मिर्जा शरफुद्दीन हुसैन द्वारा शाह अबुल मुवाली को 300 सैनिक दिए जाने पर शाह अबुल मुवाली ने एक बार फिर से अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अकबर ने कुछ अमीरों को शाह अबुल मुवाली का दमन करने के लिए भेजा। शाह अबुल मुवाली भागकर नारनौल के किले में घुस गया। उसने किले में रखे शाही खजाने को लूट लिया तथा अपने आदमियों में बांट दिया। मुगल अमीर शाह अबुल मुवाली का पीछा करते हुए नारनौल पहुंचे। शाह अबुल मुवाली का भाई खानजादा नारनौल की सीमा पर मुगल अमीरों द्वारा पकड़ लिया गया। शाही सेना ने उन 2 ऊंटों को भी पकड़ लिया जिन पर शाह अबुल मुवाली की चांदी लदी हुई थी। शाह अबुल मुवाली ने विशाल शाही सेना को आते हुए देखकर नारनौल का किला छोड़ दिया तथा स्वयं ही काबुल की तरफ भाग खड़ा हुआ। जब शाह अबुल मुवाली जंगल के रास्ते पंजाब जा रहा था तब उसने जंगल में अकबर के अमीरों इस्कंदर बेग एवं अहमद बेग आदि को देख लिया जो शाह अबुल मुवाली की चांदी को लूटकर जंगल में छिपे हुए थे। शाह अबुल मुवाली ने उन दोनों को मार दिया। जब शाह अबुल मुवाली पंजाब की सीमा से बाहर हो गया तो शाही सेना भी बादशाह के पास लौट गई। शाह अबुल मुवाली ने अपने संदेशवाहकों के साथ चूचक बेगम को एक पत्र भिजवाया जिसमें उसने मरहूम बादशाह हुमायूं के प्रति अपनी वफादारियों का उल्लेख करते हुए लिखा, हम इस दर पर दिखावे एवं भव्यता के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर बुरी परिस्थितियों के मारे हुए आए हैं। चूचक बेगम ने अपने अमीरों से शाह अबू अल मुवाली के बारे में चर्चा की। काबुल के अमीरों ने बेगम को सलाह दी कि शाह अबू अल मुवाली तरमीज़ के सैयदों का वंशज है। मुगलिस्तान तथा काशगर के शासकों के मुवाली परिवार के साथ वैवाहिक संबंध हैं, अतः मुवाली को शरण दी जाए। चूचक बेगम को भी अकबर के शत्रु से मित्रता करने में लाभ दिखाई दिया, अतः चूचक बेगम ने शाह अबुल मुवाली को जवाब में लिखा, रहम दिखाओ नीचे उतरो, क्योंकि यह घर तुम्हारा घर है। अबुल फजल तथा मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी दोनों ने लिखा है कि जब मुवाली काबुल पहुंचा तो चूचक बेगम ने अपनी पुत्री फ़खरतुन्निसा बेगम का विवाह शाह अबू अल मुवाली से कर दिया तथा सल्तनत का प्रबंध भी उसे सौंप दिया। शाह अबू अल मुवाली ने चूचक बेगम के कहने पर काबुल के कुछ पुराने अमीरों को मार डाला जो चूचक बेगम का विरोध करते थे। इसके बाद मुवाली निरंकुश शासक की तरह व्यवहार करने लगा। इस कारण काबुल के बहुत से अमीर काबुल छोड़कर बदख्शां भाग गए तथा हुमायूं के चचेरे भाई मिर्जा सुलेमान को काबुल पर आक्रमण करने के लिए उकसाने लगे। इनमें हैदर कासिम कोहबर का पुत्र मोहम्मद कासिम कोहबर भी सम्मिलित था। अबुल फजल ने लिखा है कि चूचक बेगम के घर का मालिक बन जाने के बाद
शाह अबू अल मुआली अपनी भावनाओं को नहीं दबा सका। कराचह खां का पुत्र सकून खां और सादभान खां चूचक बेगम से द्वेष रखते थे। वे भी शाह अबू अल मुआली से आ मिले। उन्होंने शाह अबू अल मुआली को परामर्श दिया कि जब तक चूचक बेगम जीवित है तब तक आपका पद सुरक्षित नहीं है। आपको भी एक दिन फाजिल बेग, अबू अल फतह तथा शाह अली अतका की तरह मार दिया जाएगा। इसलिए आपको साहस से काम लेना चाहिए तथा चूचक बेगम को मारकर हकीम खां को अपने संरक्षण में ले लेना चाहिए। ऐसा करने से काबुल के लोग आपकी आज्ञा का पालन करने लगेंगे। दर्शकों को स्मरण होगा कि कराचह खां स्वयं भी धोखेबाज एवं स्वार्थी आदमी था। उसके पुत्र उसके जैसे ही कृतघ्न और स्वार्थी थे। शाह अबू अल मुआली भी घृणित व्यक्ति था। उसने कभी किसी का एहसान नहीं माना था और न वह किसी के अधीन होकर रहना चाहता था। वह भी चूचक बेगम को निपटाने की सोच रहा था ताकि वह स्वयं काबुल का शहंशाह बन सके। चूचक बेगम ने मुआली के बुरे दिनों में उसे शरण और बेटी दी थी, किंतु मुआली न केवल उस एहसान को भूल गया अपितु वह चूचक बेगम के साथ अपने संबंध को भी भूल गया। चूचक बेगम उसकी सास थी। उन दिनों ट्रांसऑक्सियाना से एक काजी काबुल में आया हुआ था। उसका नाम जादा था। वह भी बड़ी दुष्ट प्रकृति का इंसान था। शाह अबू अल मुआली ने उससे दोस्ती गांठ ली ताकि काजी के माध्यम से उसे अमीरों में एवं जनता के गणमान्य लोगों में नैतिक समर्थन प्राप्त हो सके। अप्रैल 1556 में एक दिन शाह अबू अल मुआली ने कराचह खां के पुत्र सकून खां तथा ट्रांसऑक्सियाना के काजी जादा को चूचक बेगम के महल में भेजा ताकि वे बेगम की हत्या कर दें। वे दोनों दो दरवाजों से बेगम के महल में घुसे और उन्होंने महल में बैठी एक औरत का सिर तलवार से काट दिया। सिर काटने के बाद जब उन्होंने उस स्त्री का चेहरा देखा तो वे समझ गए कि यह चूचक बेगम नहीं है। उन दोनों ने महल की तलाशी ली किंतु चूचक बेगम नहीं मिली। दोनों हत्यारे शाह अबू अल मुआली के पास गए और उसे पूरी घटना की जानकारी दी। इस पर शाह अबू अल मुआली भी तलवार लेकर चूचक बेगम के महल की तरफ गया। चूचक बेगम महल में ही थी किंतु वह हत्यारों को नंगी तलवारें लेकर आते हुए देखकर एक कोठरी में छिप गई थी। जब तक शाह अबू अल मुआली चूचक बेगम के महल में पहुंचा, चूचक बेगम ने महल के दरवाजे भीतर से बंद कर लिए। शाह अबुल मुआली ने उन दोनों दुष्टों की सहायता से महल का दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया तथा बेगम को मार डाला। इसके बाद मिर्जा हकीम खां की तलाश की गई। वह भी महल में छिपा हुआ मिल गया। शाह अबू अल मुआली उसे पकड़कर दीवान खाने में ले गया और उसे बड़े प्रेम से अपने पास बैठाया। दूसरे दिन उसने हैदर कासिम कोहबर की हत्या करवाई जो मिर्जा हकीम खां का वकील अर्थात प्रधानमंत्री था। उसके परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बड़े पदों पर रहते आए थे। उसके भाई मोहम्मद कासिम को जेल में बंद कर दिया गया। उसी दिन ख्वाजा खास मुल्क एवं अन्य कई लोगों की हत्या करवाई गई जिनकी गिनती मुगलिया खानदान के वफादारों में होती थी। अगली कड़ी में देखिए, मिर्जा सुलेमान ने शाह अबू अल मुआली को मारकर काबुल को मुक्त करवा लिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।